सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी। NS400 हमारे सामने खड़ी है और आज इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मतलब देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई NS400 ली जाए या नहीं ली जाए, तो आज की वीडियो में आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जो कि हमारे भाई हैं राम भाई, वो इस बाइक के ओनर हैं। तो सारी की सारी ऑलमोस्ट मतलब कम से कम 1000-2000 किलोमीटर इन्होंने चला दी है बाइक। 10-15 दिन हुए हैं बाइक को। तो जितनी चीज़ें उनको नॉलेज मिली है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ अच्छी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अपने राम भाई को बुलाते हैं। और मे भी शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे। कैसे हो राम भाई? बढ़िया मस्त ड्रैग रेस चैंपियन है भाई। और NS से रिलेटेड आपको जितनी भी ड्रैग रेस देखनी है ना, कुछ छोड़ा है भाई? कोई बाइक का कुछ छूट गया हो तो बता दो, कोई आ जाएगा आपके पास। एक दो बचे हुए हैं ब्लॉग्स अभी। कौन सी बाइक बची हुई है बताओ? अभी BMW G310R बची है। अच्छा, G310R बची है। तो निकल भाई कोई वाली अगर वीडियो देख रहा हो तो भाई के पास आ जाना, ड्रैग रेस करवा देना जरा। कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, जो प्लेलिस्ट है ना वो भर जाएगी। अच्छा, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, आप बात करते हैं NS400 के बारे में। राम भाई, आप तो एक क्या कहते हैं GT650 वाले ओनर हो। इस पे कैसे दिल आ गया यार? मतलब लो पावर कैसे जाना हुआ आपका? क्या सोच रहे कॉम्पैक्ट बाइक चाहिए थी मुझे। अच्छा। जैसा कि GT आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आप हर टाइम उसको नहीं निकाल सकते, तो आप बारिश में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। पहाड़ों पे नहीं ले जा सकते अगर रोड ज़्यादा टूटी फूटी है, क्योंकि वो फंस गई तो बहुत हैवी, आप निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक ऐसी मुझे चाहिए थी हजल फ्री बाइक, ठीक है। जो मैं कभी भी मन करे तो झट से निकालूं, झट से सामान लेके आऊं, झट से घर वापस आ जाऊं। बट छोटी बाइक पे दिल आ नहीं रहा था, क्योंकि GT चला रहा हूं तो थोड़ी सी पावरफुल मशीन चाहिए थी। और ऊपर से भाई की जो हाइट वाइट है ना, थोड़ी सी उसके चक्कर में भी उसके देखना चक्कर में भी बाइक थोड़ी सी मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, थोड़ी सी बड़ी मस्कुलिन लगे देखने में। तो उस हिसाब से मैं देख रहा था, तो ड्यूक 390 सोच रहा था मैं। बट बजट के थोड़ा बाहर जा रही थी, क्योंकि आगे भी प्लान्स थे कुछ। तो मैंने ये जब बाइक आई तो जिस प्राइस रेंज में जो पावर दे रही थी, और बाकी आप देख ही रहो, देखने में भी ठीक ठाक है। अच्छा, इंडिया की फर्स्ट बाइक कैसे ले ली? ये कुछ थोड़ा सा पता चल सकता है लोगों को, अगर अब दोबारा खरीदनी हो, सेकंड ओनर बनना हो किसी को, तो मैं कैसे बता मिल सकता हूँ। सकती देखो, होता क्या है एक्चुअली, बजाज जो होता है वो इनवाइट्स भेजता है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स को। तो लोग इनवाइट भेजते हैं, तो वहाँ से फिर पता चल जाता है कि बाइक्स कहाँ पे जल्दी आने वाली हैं, कहाँ पे नहीं आने वाली है। तो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, तो उससे आप अप्रोच कर सकते हो। जाहिर सी बात, अगर कंपनी में आप जा रहे हो तो आप को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप अप्रोच कर सकते हो। कि अगर आप, मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ में नहीं आ रही तो पुणे में जल्दी आ रही है, तो वहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो बस इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, वहाँ पे आप बुक करा दो। तो वहाँ पे पहले बुक कर दोगे तो पहले आपको मिल जाएगी। अच्छा चलिए, करनी पड़ेगी बस। ठीक है। तो चलो, ये तो सर प्रोसेस, अब तो कंपनी ने लॉन्च ही कर दिया, तो मिलने ही लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल सबसे पहले मैं कमियां जानना चाहता हूँ NS400 की। आपको क्या लगी इस बाइक के अंदर कमी की, यार ये चीज़ थोड़ी गलत दे दी है, ये चीज़ बेटर कर सकते थे? क्या है आपका मानना इस चीज़? पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी कमियां हैं हर बाइक में होती हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। बट वो ऐसी कोई नहीं थी कि डील ब्रेकर हो, वरना मैं बाइक खरीदता ही ना। बट स्टिल कुछ चीज़ें थी जो अगर होती तो और ज़्यादा बेटर होता। उसमें से पहला था कि इसका जो बैक साइड का लुक है, अच्छा। ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि फ्रंट और साइड से बाइक काफ़ी अच्छी लगती है, बट बैक से पूरी की पूरी मतलब NS200 वाली फील। NS200 ही लगती है। अगर आप आगे पीछे, मेरे पास NS200 भी है घर पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओन करता हूँ मैं वो भी। तो दोनों जब मैं साइड में लगाता हूँ तो पीछे से आप पहचान ही नहीं सकते कौन सी बाइक है। कौन सी है, सही बात है। दूसरा, इसका पेट्रोल टैंक, ये भी NS200 का है। और जो माइलेज ये देती है 25-26 के आसपास मैक्सिमम, तो उसमें फिर ये 12 लीटर का पेट्रोल टैंक थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि NS में थोड़ी ज़्यादा एवरेज है, इसमें कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से पेट्रोल टैंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये दो मेजर चीज़ें थी जो आपको जो मुझे लगा प्रॉब्लम कि लगी। हाँ, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ें तो छोड़ते हैं। अब आते हैं इंजन की तरफ। 40 bhp पावर, 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, क्या इनफ है? आपको लगता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया है? कैसा, क्या फीडबैक है आपका? क्या कहना चाहते हैं? डिपेंड कि आप कौन सी बाइक चलाते हो। अच्छा। एक ZX XR ZX सेना वाले के लिए ये बिल्कुल भी इनफ नहीं रहेगा। जी लगा देने से थोड़ी हो जाएगा। एग्जैक्टली। और एक अपाचे 200 वाला हो, NS200 वाला हो, आपका ड्यूक 250 वाला हो, उन सब के लिए काफ़ी एक अच्छी बाइक है। आप अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो और आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो उसमें आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप कोई महंगी बाइक भी लेते हो, RR 310 या फिर ड्यूक 390, तो वो भी सेम माइलेज देंगी, बट उसके लिए आपको 3.5-4 लाख रुपए देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2.25 लाख में मिल रहा है। तो जो पैसा सेव हो रहा है उसको आप घूमने फिरने में यूज़ कर सकते हो, पेट्रोलिंग में यूज़ कर सकते हो, कुछ कस्टमाइज कराना उसमें यूज़ कर सकते हो। सेम आपको पावर मिल रही है, फीचर्स सेम मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप लॉन्ग टूर करके, आप लखनऊ से अभी दिल्ली आए हो भाई, बहुत लंबा टूर करके आए हैं। मतलब देख रहे हो कि आवाज़ भी थोड़ी कम सी लग रही है भाई की, बट कोई नहीं। वाइब्रेशंस एंड हीटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल गर्मी कम हो गई है, बट वाइब्रेशंस और हीटिंग के बारे में हीटिंग काफ़ी कम है, जैसा डोमिनार में था ऑलमोस्ट वैसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं चला
चला के आया हूँ यहाँ तक पूरा, तो मैं बूट्स पहन के नॉर्मल बाइक चलाता हूँ, तो बूट्स और जीन्स के ऊपर से मुझे हीट बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने और भी बाइक चलाई हैं, जैसे RR 310 हो गई या प्रीलिया हो गई नई वाली, तो उसमें हीटिंग पता चलती है। अच्छा। इसमें उतनी पता नहीं चल रही। ठीक है। माइट भी इंजन नीचे से ओपन ज़्यादा है, उसकी वजह से फेयरिंग नहीं है, तो पता नहीं चल रहा। इसके अलावा वाइब्रेशंस बहुत कम है बाइक में, ना के बराबर है। डोमिनार से और ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है इसका इंजन। ठीक है। तो मुझे लगता है कि 6,500-7,000 RPM तक तो आपको बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं पता चलेगा, और अगर आप 120 तक भी क्रूज़ करते हो तब भी बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टायर्स के बारे में पूछना चाहूँगा। लाइक अगर आप 400 सीसी सेगमेंट में देखते हो, ऑलमोस्ट हर बाइक में आपको 110 और रियर में 150 सेक्शन ही मिलता है। इसमें चलो आगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, 110 है, बट रियर में आपको 140 सेक्शन दिया है। भले वो रेडियल है, बट क्या एक्सपीरियंस आपका लाइक लीन वीन करने में या कर्व पे ले जाने में या नॉर्मल चलाने में कैसा फीडबैक है इसका? अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि टायर्स बिकॉज आप तो एक एक्सपीरियंस राइडर हो, तो ऑब्वियसली बात है, आप भगाते भी होगे, नॉर्मल भी चलाते होगे, सारी चीजें हैं, तो उसके हिसाब से कैसे? लुक के लिए मैंने पहले बोल दिया था कि पीछे से थोड़ी सी छोटी लगती है बाइक। अगर 150 सेगमेंट का टायर होता तो और ज़्यादा बल्कि दिखती, अच्छी लगती, बट स्टिल वो एलॉय आपका 140 सेगमेंट का है, तो 10 सेगमेंट आप हमेशा ऊपर जा सकते हो, तो आप इजीली लगा सकते हो 150 सेगमेंट का टायर। बट स्टॉक टायर जो है वो आगे वाले रेडियल नहीं है, पीछे वाले ही रेडियल है, तो कहीं ना कहीं ग्रिपिंग थोड़ी सी कम देते हो आप। अगर बहुत ज़्यादा लीन करते हो तो कहीं पे आपको थोड़ा सा रहता है कि यार बाइक स्किड कर सकती है। अभी तक की नहीं कभी, क्योंकि टायर्स काफ़ी ज़्यादा नए हैं, अभी माइट भी वॉर्न आउट होने के बाद करें। किसी को अगर अपग्रेड कराना है तो वो करा सकता है। हाँ, मतलब ऑलरेडी जिस प्राइस पॉइंट में बाइक लॉन्च हुई है, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा बचेगा, तो आप टायर अपग्रेड करा लो, क्योंकि जिस पावर फिगर के साथ आती है, मुझे लगता है ये टायर कहीं से भी उसके साथ जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। आपको इससे बेटर टायर्स की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से तो ओपिनियन यही है कि आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। अच्छा, ब्रेकिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ, ब्रेकिंग कैसी लगी इस बाइक की? ब्रेकिंग बेस्ट नहीं बोल सकते, बट अबव एवरेज है। अभी तक मेरे को ब्रेकिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट स्टिल अगर अभी तक ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स इसमें यूज़ कर रही है बजाज, तो अगर आप सेरेमिक इसमें डलवा ले तो ब्रेकिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। बट स्टिल अगर आप अब नॉर्मल रोड पे चला रहे हो तो उसके हिसाब से सफिशिएंट ब्रेकिंग पावर है ये। ठीक है। अच्छा भाई, हेडलाइट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। रात में लखनऊ से निकले हैं आप, बड़ी सी प्रोजेक्टर लाइट है, N250 हेडलाइट्स बहुत अच्छी हैं, मुझे मतलब पता literally इसके जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है ना, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है इस टाइम। सेगमेंट है, बहुत ही तगड़ा थ्रो मतलब मारती एक्स्ट्रा एसेसरीज के हिसाब से लगानी नहीं पड़ेंगी लाइट्स? है, बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत ही तगड़ा थ्रो है। भाई मतलब खुशी बता रही है, समझ जाओ। एक्सप्रेसवे पे दूर तक दिखता है, दूर तक रात का में। दिखता है। चलो भाई, ये तो चीज़ फिर काफ़ी एलईडी भी काफी ज्यादा इसके ब्राइट है, मतलब बढ़िया है, लाइट में कोई लाइटिंग कोई बहुत शिकायत अच्छी नहीं। है। अच्छा, सस्पेंशन के बारे में 43 mm USD सस्पेंशन हैं सस्पेंशन क्या? बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि बेस्ट इन सेगमेंट है सब, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट अगर बेस्ट नहीं है तो। और एनएस में अभी तक जो सस्पेंशन थे उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है, इवन डोमिनार में जो यूज़ होते हैं उससे भी बेटर है। इसकी ट्यूनिंग किस जैसे भी इन्होंने की है, बट फ्रंट और बैक की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी तरह की है। अगर आप छोटे मोटे बम्स आते हैं, इवन अगर आपके पास स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है, तब भी आपको ज़्यादा झटके नहीं लगते, स्पेशली जब आप जाते हो स्पीड ब्रेकर से ना, तो बाइक पीछे से जो झटका मारती है ना, फ्रंट टायर तो इजिली निकल जाता है, पीछे से आपको थोड़ा सा झटका मारती है, वो चीज़ में फील नहीं होता, वो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सीट कंफर्ट लखनऊ से दिल्ली आगे कैसा है, राइडर और पिलियन? सीट कंफर्ट अच्छे हैं, NS 200 वाली सीट्स लगी हैं, और बजाज की सीट्स हमेशा से अच्छी रही हैं, और पिलियन वाला एवरेज है, राइडिंग वाला बहुत अच्छा है, मतलब जितना मर्जी उतना चला लो। एग्जैक्टली, अगर आप इस पे बैठ के दिल्ली तक आते हो तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होने वाला। मतलब ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, जैसे इस बाइक के अंदर इतने सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं, राइड बाय वायर दिया है, स्लीपर क्लच दिया है, किसी ऐसे फीचर की कोई कमी लगी आपको कि नहीं यार ये तो कम से कम दे देते, कोई ऐसा फीचर? माइट भी जिस हिसाब से पावर आती है, अगर आप ऑटो ब्लिपर ऐड कर देते। ठीक है, ये बोलना तो वैसे नाजायज है भाई, इतनी सस्ती बाइक दे रहे हैं। सस्ती में करना तो नहीं चाहिए, बट कह रहे दिल मानता नहीं है, देखो जितना मिले उससे ज्यादा ही चाहिए होता है। बिल्कुल, बट इसलिए जो फीचर्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं। आपके पास 4 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल। रियल लाइफ में वो सच में वर्क करते हैं वैसे? वो राइडिंग मोड्स प्रॉपर वर्क करते हैं, क्योंकि राइड बाय वायर इसमें है, राइड बाय केबल नहीं है, राइड बाय वायर है, सेंसर के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, तो वो लोग उसको इजिली वर्क करा सकते हैं। तो आपका रेन मोड में पावर कम आपको डिलीवर होगी, रोड मोड में और ज़्यादा होगी, और स्पोर्ट्स मोड में और ज़्यादा होगी, और आपको प्रॉपर बाइक चलाते समय पता चलेगा कि पावर में चेंजेस आ रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें, उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, म्यूजिक प्ले कर सकते हो आप यहाँ से। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो तो म्यूजिक को आगे पीछे करना, पॉज करना, प्ले करना, बाकी फ़ोन कॉल उठाना, ये सारे फीचर्स तो मतलब अभी के हिसाब से जितनी भी बाइक्स हैं उनके हिसाब से प्रॉपर अपग्रेडेड है। अच्छा, आपने इसकी सर्विस तो करा ली शायद पहली? मैंने तो पहली जो सर्विस कराई, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें पता तो होगी नहीं, क्योंकि नई बाइक है भाई, पहली सर्विस हुई होगी जहाँ तक मुझे मालूम है। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा, और कितने पैसे लगे इस बाइक के 400 सीसी के हिसाब से? सर्विस की जो कॉस्ट आई वो 1602 रुपये आई। 1602 रुपये जस्टिफाई है आपके हिसाब से?
हाँ मेरे ख्याल से 400 सीसी की बाइक है और बजाज की सभी का हमेशा से सस्ती हाँ, रही है। बिल्कुल, वो इसमें तो। आपका 1.3 लीटर इंजन ऑयल उन्होंने डाला है और डोमिनार में जो डालते थे वो सेम इंजन ऑयल डाला था और ऑयल फिल्टर चेंज किया है। इसके अलावा 50 ml आपका कूलेंट डाला है और बाकी सारी चीज़ें जो पुर्जे होती हैं वो रेगुलर चेकअप एंड टाइटनिंग ये सारी चीज़ें की हैं। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी कि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हैं तो जैसे 450 किलोमीटर्स ने क्रॉस किया वैसे दिखाने लगा कि सर्विस ड्यू। ठीक है। तो सर्विस करने के बाद भी वो चीज़ हटी नहीं है। अच्छा। एंड उनको अभी तक पहली बाइक थी तो उन लोगों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बोला है कि 1-2 दिन में हटा देंगे, बट अब मैं दिल्ली आ गया हूँ तो वापस जाके ही वो हटवाऊंगा। हटवाना बट पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि हाँ नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो हम बात करके रखेंगे तो वो इजिली हट जाएगा। हट जाएगा। अच्छा भाई चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप भी थके होगे। किन लोगों को रिकमेंड करते हो कि NS 400 ले लेना चाहिए? बिकॉज जो प्राइस रेंज में आ रही है MT-15 R15, तो क्या उन लोगों को उस बाइक को छोड़ करके इस पर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? मेरे हिसाब से NS 400 हर वो बंदा ले सकता है जो एक 200 या 250 सीसी की बाइक चला रहा है और एक पावर में अपग्रेड चाहता है, बट माइलेज उसका बैरियर नहीं है। अच्छा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अगर आप 250 से ऊपर अपग्रेड मार रहे हो तो माइलेज आपका बैरियर होना चाहिए, क्योंकि 250 के ऊपर कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो आपको 25-26 से ज़्यादा माइलेज देती हो। वो तो आपके ऊपर हाँ, डिपेंड करता है। सेम चीज़ है। बिल्कुल सही तो बात बट यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। बाकी जो 400 सीसी की बाइक है उनसे एटलीस्ट ये 1.5-2 लाख रुपए सस्ती है, तो अच्छा पैसा बच जाएगा आपके पास तो इजिली। है। ओवरऑल आपकी नज़रों में ये बाइक अभी तक बिल्कुल सेटिस्फाई है आपको? कोई मेरे दिक्कत हिसाब से बेस्ट बजट बाइक इस समय है और 2.25 लाख रुपीस ऑन रोड में नहीं? इससे 230 में भी better- बेस्ट है यार। हाँ मतलब 2,25,000-2,30,000 रुपए में इससे बेटर बाइक इस समय मार्केट में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। चलो भाई, तो देखो भाई ये था पूरा का पूरा ओनरशिप। थैंक यू सो मच राम भाई, जितना आपको एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। बाकी भाई इस बाइक से रिलेटेड आपको ड्रैग रेसेस अगर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मास्टर है भाई उस चीज़ में। जब ये बाइक लेकर के आए थे उसी दिन लेकर के भाई लोग 1000 किलोमीटर चलाते हैं, पहले सर्विस कराते हैं, इन्होंने शुरू में ही कर दी। तो सोलो ट्रैवलर नाम से बाइक का चैनल है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।